पीसी में भी सर ऐसा ही हो जाएगा, हमको नहीं पता। हाँ सर, हमारे टीचर बोले हम लोग जो डॉन बॉस्को करते हैं हम लोग फॉलो करते हैं। कैसा प्रेम डीपीपीसी को लिए तो ऐसा हो सकता है कि सर आप लोग को ना पार्टनरशिप में आना पड़े। हाँ हम वही बोल रहे हैं, क्योंकि हम आपको बताएं ये मेरा लास्ट 3-4 साल का एक्सपीरियंस है डीपीपीसी और एमएचएस। जेन्युइनली पता नहीं ये लोग का कुछ टीचर में अपना में बातचीत होता है क्या, ये लोग सेम चीज़ फॉलो करता है। तो एक संभावना है कि ये जो आपका झमेला चल रहा था सर ट्यूसडे थर्सडे का कि बैक टू बैक वगैरह, आपको कोई पार्टनरशिप बैच में एडजस्ट होना होगा। पार्टनरशिप की 3 बैच हैं, तो एक तो 3:30 वाले आपको पता ही होंगे, ट्यूसडे वेंसडे है। एक ट्यूसडे को हमारा होता है डे 1, कल आज नहीं कल आज इको है तो, लेकिन नहीं एक वो डे 1 तो हो गया। एक और ऑप्शन है वेंसडे को 6:30 बजे, डे 1 है। डे 2 वेंसडे 3:30 बजे है और फ्राइडे 6:30 बजे। वेंसडे 3:30, थर्सडे को ना ओनली इको क्लासेस है। आपको हम एक बार शेड्यूल वापस देखिए, पहले कंफर्म करिए, क्या पता फालतू में ऐसा ना हो इशू ऑफ शेयर से स्टार्ट करें। फ्राइडे 6:30 बजे। हम आज ही भेज देंगे आपको मैम। और ऑब्वियसली एक ऑप्शन आपको सैटरडे संडे का भी मिलता है, जो आप लोग प्रेफर नहीं करते हैं। मेरा बात सुनिए ना प्लीज, दूसरा सिचुएशन सुनिए, एक बार सुन लीजिए ना हम क्या बोल रहे हैं, जरूरी है। एक स्कूल है सेंट जेम्स, उधर क्या हुआ, हर साल कंपनी कराता था, पार्टनरशिप कराता था, इस साल इशू ऑफ शेयर से शुरू कर दिया। तो अब दिक्कत क्या हुआ, बच्चा लोग 1 महीना पार्टनरशिप किया, स्कूल में जाके कंपनी कर रहा है। तो ये ना एक बहुत बड़ा इशू हम देख रहे हैं, इसीलिए मेरा 2 बैच सेग्रीगेटेड है, कंपनी और पार्टनरशिप का। प्लीज बी वेरी केयरफुल कि आपके स्कूल में क्या हो रहा है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर समर वेकेशन। समर वेकेशन में एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो जैसे कुछ बच्चे हैं जो थोड़े प्रोएक्टिव रहते हैं, वो बोलते हैं कि भैया मेरे स्कूल में भी नहीं हो रहा है पार्टनरशिप, कंपनी हो रहा है, पर मैं अभी पार्टनरशिप आपके साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ, कर सकते हैं आप। तो जब समर वेकेशन स्टार्ट होगा तो हमारी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हैं उसमें, तो वी विल बी रीडूइंग इशू ऑफ शेयर्स फॉर पीपल हु हैव नॉट डन इशू ऑफ शेयर्स फ्रॉम द बिगिनिंग, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रेशियो एनालिसिस। ये 3 चैप्टर कंपनी के रिपीट होंगे 1 मंथ में। और पार्टनरशिप में जिनका फंडामेंटल्स मिस हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा। एक ही क्लास हुआ है अभी तक, उनका डे 1 आज ही है, वैसे कल भी सेम रिपीट ही होगा। और तीसरा होगा आपका चेंज इन पीएसआर। मैं ये इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ठीक है अभी आप इशू ऑफ शेयर के माइंडसेट में हैं, रेशियो ऑफ डिवेंचर के माइंडसेट में, रेशियो के माइंडसेट में, पर बोर्ड में सर मैम ऐसा कोई डिवीजन नहीं है कि कंपनी पार्टनरशिप। आपके लिए 80 मार्क्स पूरा का पूरा दोनों बुक से आएगा, तो दोनों ही करना है हम लोग को। तो ये मत सोचिए कि अच्छा कंपनी ना अभी हम पढ़े तो पार्टनरशिप मेरा है ही नहीं। बस हाँ, एग्जाम मेरा मानना है कि यूटी वगैरह में परफॉर्म अगर आप नहीं करते हैं तो आपका कभी कॉन्फिडेंस लेवल आएगा ही नहीं। तो स्कूल तो पढ़ाएगा आपको रेशियो एनालिसिस या कंपनी बैलेंस शीट या पार्टनरशिप, और आप पढ़ कुछ और रहे हैं तो लाभ नहीं है उसमें। सो प्लीज टेक अ बैच अकॉर्डिंगली, दैट इज वाई वी हैव दीज मल्टीपल ऑप्शंस। नहीं तो अकाउंट्स का अगर आप टेक्निकली सोचे 5 बैच है, पार्टनरशिप के 4, क्योंकि मेजॉरिटी स्कूल्स इन कैलकाटा आर डूइंग पार्टनरशिप, और कंपनी कुछ स्कूल्स। अब जैसे कुछ विचित्र स्कूल हैं चालू किए हैं कंपनी इशू ऑफ शेयर्स, क्या लॉजिक है सोचिए, प्रोराटा तक पढ़ाएं और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे चले गए, कंप्लीट भी नहीं हुआ है इशू ऑफ शेयर्स। ये भी नहीं कि अच्छा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए चलो दूसरा पे जा रहे हैं, आधा करके पार्टनरशिप पे जा रहे हैं। तो बेसिक आइडिया क्या है कि ट्यूशन से पढ़ के आ रहे हो, ट्यूशन में तो तुमको सिखा दिया जा रहा है, तो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते, वही पॉइंट आ रहा है यहाँ पर हमको जो लग रहा है, नहीं तो कोई लॉजिक नहीं है सब चीज का। तो आज जो चैप्टर है वो देखिए आपका एक बुक, तीसरा बुक है ये कंपनी का पार्ट, ठीक है, पर ना ये कंपनी का बुक से है ना ये पार्टनरशिप का बुक से है। अगर आप आईएससी में है इस बुक का नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और अगर आप सीबीएसई में है तो इस बुक का नाम है एक्सक्यूज मी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। डबल एंट्री बुक कीपिंग हो चुकी है, बैलेंस शीट बन चुकी है। इस बुक में जितने भी चैप्टर हैं हम एक भी जर्नल एंट्री नहीं पास करते, एक भी नहीं। नाम को तराशी, मतलब
थोड़ा डिसाइफर, ट्राई द मीनिंग ऑफ द बुक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. So are you preparing the financial statement here? No. You are analyzing the financial statements. You will not be passing even one journal entry. You will not be making one balance sheet, one account in this chapter. So what are we doing here? We are analyzing our financial statements. For people who are in ISC, the name of the book is Management Accounting. ये तो टेस्ट पेपर्स हैं. मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं, बुक अलग रहेगा सर. डीके गोयल होगा वो. हाँ, ग्रेवाल हमेशा अलग रखता है सर. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग यही है दैट यू आर द मैनेजमेंट एंड नाउ यू आर डूइंग डिसीजन मेकिंग. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुके हैं, आप प्रोसीड करते हैं आगे विद योर डिसीजंस बाय लुकिंग एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेसिकली एनालिसिस. इस बुक में दो सबसे बड़े चैप्टर्स जो हैं, जो लगभग आपके 12 से 15 मार्क लेके बैठे हैं, वो रेशियो एनालिसिस है और कैश फ्लो स्टेटमेंट है. कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको डराना नहीं चाहता हूं, एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपके आंख से आंसू निकलेगा, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट चैप्टर है. मतलब अगर आप इश्यू ऑफ शेयर्स को डिफिकल्ट बोल रहे हैं, कैश फ्लो 5 टाइम्स डिफिकल्ट है ना. तो इसीलिए अभी जो आप जर्नी कर रहे हैं उसको आपको कंसाइज वे में करना है. बैलेंस शीट तैयार रहेगी सर, हम लोग को बैठ के एज एन इन्वेस्टर जज करना है. ये इंपॉर्टेंट और क्यों है? अगर आप आईएससी में हैं तो आपने लास्ट ईयर कुछ एक पार्टनरशिप पे प्रोजेक्ट बनाया होगा, 20 ट्रांजैक्शन 30 ट्रांजैक्शन के, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल, ट्रायल से बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल, सबको यही कॉमन प्रोजेक्ट मिला था. सीबीएसई में भी इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रेशियो निकालने हैं आपको, यही प्रोजेक्ट है आपका. तो जो आपने बनाया था ना, याद है अश्विन, आप एक सम लेके आए थे, इस साल थोड़ा दिक्कत आएगा उसमें, क्योंकि जो रेशियो आप निकालेंगे उसमें अनब शनाब नंबर आने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने मन से बनाया था और कुछ मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग या वीक सोचकर नहीं बनाया था कि अच्छा हमारा सेल और ये ऐसा रेशियो पे है तो कंपनी अच्छा कर रहा है. जो मन में आया था किया था, तो रेशियो अनशंट आएगा. मार्क्स उस पर नहीं है, मार्क्स आपके रेशियो निकालने पर है. तो पहला बात यह है कि आप ये समझ पाएं कि आपको अभी इस चैप्टर में कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं करना. ये ना उन बच्चों को बहुत राहत रहता है जो 11 में बहुत वीक रहते हैं, क्योंकि अकाउंट्स नहीं है इसमें. क्या है? मैथ है. मैथ भी कैसा, डरिएगा मत, कुछ DDX log x सब कुछ नहीं है, प्लस माइनस डिवीजन, दैट्स इट, और कुछ नहीं. तो आज अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप किसी बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं, मेरे को लगता है मैम, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट की थी जिससे मैं बिजनेस की 4 चीज़ों को देखना चाहता हूँ. मैं देखना चाहता हूँ कि बिजनेस की लिक्विडिटी कैसी है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि बिजनेस सॉल्वेंट है कि नहीं है, मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि बिजनेस अपनी एक्टिविटीज़ में कैसा काम करता है. मतलब डेटर को सही टाइम पे पैसा मिलता है, क्रेडिटर को सही टाइम पे आप पैसा दे पाते हैं, वर्किंग कैपिटल कितना मेंटेन कर पाते हैं. और चौथी चीज़ जो मेरे को लगता है जो सब लोग इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, वो है प्रॉफिट. सर कोई एक ऐसा बिजनेस बताइए जहां प्रॉफिटेबिलिटी नील बट्टा सन्नाटा है पर तगड़ा सॉल्वेंट है. उबर, प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है सर? अभी लॉस मेकिंग है, पर आप कभी हिम्मत से बोल पाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बेकार है? तो वन ऑफ द 4 पिलर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द अदर पिलर इज अ लिटिल वीकर. तो प्रॉफिटेबिलिटी के चक्कर में वो मार खाएगा. लेकिन अगर आप उनकी औकात, सॉल्वेंसी मतलब समझते हैं, लॉन्ग टर्म औकात, वो सॉल्वेंसी होता है. जैसे अवनी, जैसे मेरे फ्रेंड्स में ना, वी हैव अ वेरी डाइवर्स ग्रुप. मेरा फ्रेंड सर्कल में मेरे एक मित्र हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका कंस्ट्रक्शन का. सॉल्वेंट वो तगड़े हैं, लेकिन कैश के लिए ना भागते रहते हैं, अटका रहता है ना. मोस्ट देखिए, मोस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज बिजनेस जो है, मतलब 4 साल लगता है पूरा बिल्डिंग रेडी करने में, फिर बिकने में और अलग टाइम. सो अश्विन, कोई बिजनेस ऐसा हो सकता है जो प्रॉफिटेबल भी है, सॉल्वेंट भी है, पर लिक्विडिटी में काम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, is anyone of you lucky enough to still have grandparents? So your grandparents are very solvent.
जैसे मेरी दादी का ना, अगर हम बताएं, मतलब अच्छा खासा प्रॉपर्टी, एक दो FD है उनके नाम पे, गहना उना रखी हैं, आज भी कंट्रोल है उस सब चीज़ पे उनका, पर उनसे कैश मांगने जाओ ना, होता मेरे पास नहीं है, लिक्विड नहीं है वो, मतलब कैश कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है, काम नहीं कर रही है। अब किसी आपका कोई भाई बहन हो जो 22-25 साल का हो, जस्ट नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, उसका सिचुएशन अगर आप देखिए, वो सॉल्वेंट नहीं है, अभी उतना फाइनेंशियल औकात नहीं बना है, पर प्रॉफिट तगड़ा है, घर पे कैश भी पड़ा रहता है। तो एक एस्पेक्ट को जज नहीं कर रहे हैं हम लोग जब रेशियो को एनालिसिस करेंगे, हम 4 ऑप्शन या 4 चीजों पे कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक, कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश, हाउ लिक्विड इज योर बिजनेस। कोई बिजनेस बताइए ना मैम, अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन वेयर यू थिंक लिक्विडिटी विल ऑलवेज बी अ चैलेंज, इतना इजीली नहीं आता है। बल्क बिजनेसेस, आई एग्री, जनरली ये सब में क्रेडिट बहुत होता है, उधारी, कैश रिकवरी में भी बहुत झमेला आता है। कोई एक ऐसा बिजनेस बताइए जहां पे लिक्विडिटी बहुत हाई रहता है। मेरा है ना, पीपल हु आर सेलिंग वन प्रोडक्ट लोअर वैल्यू पर विद अ लॉट ऑफ हाई नंबर्स। दुकानदार बोलता है ना, कैश का गल्ला में कैश पूरा रहेगा। तो लिक्विडिटी एक अलग पढ़ाई है, सॉल्वेंसी एक अलग पढ़ाई है, एक्टिविटी अलग है, प्रॉफिटेबिलिटी अलग है। जिसमें से प्रॉफिटेबिलिटी में 2 आप जाने पहचाने लोगों को देखेंगे आज। मैम प्लीज फोन छोड़ दीजिए ना। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना आप जानते हैं, जीपी आपको पता है, एनपी आपको पता है, पीएल ट्रेडिंग वाला, उसको सेल से डिवाइड कर देना तो जीपी रेशियो आ जाता है। जीपी बाय सेल्स इंटू 100। सोचिए ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, सेल 5 लाख, 5 लाख में जीपी कितना कमा लेते हो? 1 लाख बाय 5 लाख इंटू 100। सोचिए एनपी 50,000, 5 लाख का सेल तो 5 लाख का ही रहा। तो जो आप देखते हैं शार्क टैंक, आपका मार्जिन क्या है, आपका ग्रॉस मार्जिन क्या है, आपका नेट मार्जिन क्या है, वो प्रॉफिटेबिलिटी पे बात करते हैं। आप बर्न कर रहे हैं पैसा, वो प्रॉफिटेबिलिटी पे बात कर रहे हैं। जनरली बिजनेस में इसको बहुत इज्जत दिया जाता है, इनको नहीं, पर हमको लगता है तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक आदमी आया था, हमको याद है, उसे पूछा गया था बैंक में भी कितना पैसा है, प्रॉफिट है, पर बोला बैंक में मेरे पास 2 लाख रुपए बचा है। प्रॉफिटेबल बिजनेस, नहीं लगा रहा है पैसा, लिक्विडिटी नील हो गया है, बेच के बैठा है। वो कोई सॉस बनाता था शायद, सॉस नहीं तो क्या, मसाला चटनी, ये सब बॉम्बे का कंपनी, बहुत तगड़ा प्रोडक्ट है, पर लिक्विडिटी नहीं है। सॉल्वेंसी औकात हो गया, एक्टिविटी क्या हुआ, डेटर क्रेडिटर का पैसा आता है कि नहीं आता है, कितना कब देते हो, इन्वेंट्री को फिनिश गुड्स बन के बिकने में कितना समय लगता है। सोचिए ना, इंपॉर्टेंट चीज है मैम। सामान अक्वायर करते हो, रॉ मटेरियल, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, फिर उसको बेचते हो उधारी पे, डेटर से कैश कलेक्ट करते हो। ये जो प्रोसेस है आप समझ रहे हैं, कितना देर में आपका जो कैश खरीदा गया उससे इन्वेंट्री बन के वापस कैश हाथ में आता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है एक बिजनेस के लिए। कोई ऐसा बिजनेस बताइए जहां बहुत समय लगता है। भैया कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनना शुरू होगा अगर आज, अगर एवरीथिंग गोज ऑन स्मूथली, 3 साल से पहले तो रेडी नहीं होगा। दैट इज एवरीथिंग गोज ऑन स्मूथली। अगर आपके पेरेंट्स ने रिसेंटली प्रॉपर्टी खरीदा होगा, 3 साल बोल के 10-10 साल लगाता है लोग। पर अगर आप जानते हैं 3 साल मान लीजिए, अगर सब कुछ अच्छे से जाता है तो मिल जाता है जनरली। नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ आज, पैसा वापस आ रहा है हाथ में कब? 3 साल बाद। सिचुएशन तो अलग है, बिजनेस अलग है। तो हम लोग यहां बैठ के ना कोई प्रॉफिट निकालेंगे, ना हम लोग कोई यहां पर डेटर का वैल्यूएशन करेंगे। हम लोग सिंपली वो हमको नंबर देंगे, हम उनका रेशियो निकाल के कमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो इसमें आता है लिक्विडिटी। हम लोग आज लिक्विडिटी से स्टार्ट करेंगे, सम्स भी बनाएंगे, बुक से ही बनाएंगे। पहले फॉर्मूला खेल लेते हैं। लिक्विडिटी में जानने से पहले मैं आपको बस बताना चाहता हूं, आप जो पढ़ रहे हैं वो कंपनी अकाउंट्स है नहीं, तो कंपनी अकाउंट्स में जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, आपका बैलेंस शीट थोड़ा अलग हो जाता है। तो अब करंट लायबिलिटीज को हेडिंग वाइज में अगर तोड़ा जाए, अच्छा मैं पहले ही अज्यूम कर लिया कि आप ये मानते हैं
शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म देखना है कि करंट लायबिलिटी देखना? सिर्फ करंट ही देखेंगे ना। तो करंट लायबिलिटी के अंदर कैसे याद रखना है आपको मालूम है? याद किए हैं क्या कभी मेरे साथ? एस्टॉस, 4 हेडिंग होता है अश्विन, ये चारों हेडिंग आपको इसी ऑर्डर में याद करनी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, विधि हमको कोई एग्जांपल बताइए ना शॉर्ट टर्म बोरोइंग का। बहुत कॉमन एग्जांपल है मैम, पूरा बीआरएस, पूरा कैश बुक इसी के भरोसे चलाया है आप। बैंक ओडी, ओवरड्राफ्ट, एक छोटा मोटा लोन जो आप लेते हैं और जल्द से जल्द चुकाना चाहते हैं। एक चैप्टर इससे पहले पढ़े हैं वसुंधरा, राइट? वसुंधरा डिबेंचर्स, क्या उसको आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। लेकिन सुनिए ना, डिबेंचर इशू किए थे 10 साल के लिए, 9वां साल आ जाता है, अब ये डिबेंचर कब ड्यू है फॉर रिडेम्पशन? विद इन 1 ईयर, तो वो शॉर्ट टर्म में चला जाता है। अंडर द हेडिंग ऑफ करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट which is in CBSE shown under short term borrowing and in ISC shown in other current liability but non current liability। तो अगर कोई आपको बोले ना डिबेंचर इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म, उसको बोलेगा रॉन्ग। एनी डिबेंचर which is up for redemption within the next 1 year will be classified into current liabilities। Does that make sense? ट्रेड पेएबल, इसमें मात्र पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 2 ही चीज जाता है, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। लिखना स्टार्ट करिए अनंत, याद नहीं रहता आपको। क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल, अग्रीड। अदर करंट लायबिलिटी, ये आपका बचपन है। नहीं, वो तो क्रेडिटर है सर। और कुछ सोचिए। अदर करंट लायबिलिटी, सैलरी एट आउटस्टैंडिंग, प्री रिसीव्ड इनकम, वो सारा कहां चला जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी। प्री रिसीव्ड कमीशन, कोई भी प्री रिसीव्ड इनकम या कोई भी आउटस्टैंडिंग, कोई अमाउंट बताएंगे सर? हेलो, जो इशू ऑफ शेयर से इसमें जाए लायबिलिटी में। कॉल्स इन एडवांस, कोई अब तो देखिए खाली 11 का नॉलेज से नहीं पढ़ाई हो सकता है, तो भैया आपका ये आपको बता ही क्यों रहे हैं? देखिए आपको ना ये लिख के नहीं देगा, कोई कुछ टूटा तो नहीं ना? क्या चेयर टूट गया? तो ये टूटा नहीं है मैम, निकल गया है बस, उसमें लगा दीजिए ना। ये वाला नया वीडियो बनाना पड़ेगा आज। अच्छा थोड़ी देर बंद कर दे रहे। ये 18 पे है, ये 18 पे था, तो 18 पे आएगा थोड़ी ना यार, हीट वेव चल रहा है, नहीं चल रहा। हाँ अच्छा तो ठीक है ना, अभी अभी कंफर्टेबल है। गर्मी लगेगा तो बोलिएगा पंखा चला देंगे, पंखा चलाए। तो अब देखिए करंट लायबिलिटी के अंदर और क्या क्या आ सकता है इसमें इस साल। एनी इंटरेस्ट दैट इज पेएबल टू कॉल्स इन एडवांस, कोई इंटरेस्ट देना था कॉल्स इन एडवांस को, तो जो हम बोल रहे थे, सॉरी, हम लोग को ना ये लिख के नहीं देगा, हम लोग को बोलेगा बैंक ओवरड्राफ्ट। कहां डालेंगे मैम? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, मतलब विद हेडिंग लिखना होगा। जब आप रेशियो का सम बनाएंगे तो करंट एसेट को जोड़ेंगे, करंट लायबिलिटी को जोड़ेंगे। करंट लायबिलिटी +1 +1 +1 नहीं कर सकते। हाँ तो अभी सॉल्व कर रहे हैं ना, बोर्ड में बोल रहा है कि आप क्लासिफाई करके लिखेंगे। अभी तो खाली 150 सम है सर, अगर करने जाएंगे तो खत्म ही नहीं होगा। 150 सम है रेशियो एनालिसिस में, अगर इतना करने जाएंगे, सारा लिखने जाएंगे तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। रेशियो ही 1 साल में 1 चैप्टर होगा। बट हम आपको बोल रहे हैं जनरल फॉर्मेट क्या है कि आप क्लासिफाई करके लिखें कि इसको कहां हेडिंग में आप डालें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो सबसे बड़ा आइटम आपके सिलेबस में हमको लगता है आपको याद रखना चाहिए, या आपने अभी तक नहीं पढ़ाई की है सर, प्रोविजन फॉर टैक्स।
ये बहुत ही आइकॉनिक चीज है जो आपको इस साल यूज करनी है। अश्विका, राइट? अश्विका, अभी अप्रैल चल रहा है मैम, है ना? सो व्हाट वाज द लास्ट फाइनेंशियल ईयर दैट एंडेड? 22 to 23, अग्री करते हैं? अप्रैल 22 to March 23. Is it possible to pay income tax of 22-23 in 22-23? Because you have to at least wait for 31st March 23. एक साल खत्म होगा तभी आप टैक्स भर पाएंगे। अब नाउ थिंक, एज पर कंजर्वेटिज्म we have to pay tax on this, ma'am. And for your general knowledge, though not required academically, you have to pay as a company before 30th of September. If you are an individual till 31st of July, इंडिविजुअल हैं जैसे मैं, कंपनी नहीं हूं, उन्होंने मोहलत दी है मेरे को 3 महीने की कि सर 22-23 में जो पैसा कमाए हो ना, वो जुलाई 23 से पहले भर देना टैक्स। ऑन 31st of March, Anuj, do I not know on a rough estimate how much tax will I be paying? What does conservatism state? Should I not record it? Record it under the name of provision for tax. वो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। जी सर, गवर्नमेंट के सामने बोलेंगे, घर पे आके मारेगा, बोल रहा है एक प्रोविजन बनाइए इस साल का टैक्स 2 साल बाद देंगे, आएगा आपके घर। हाँ, इंडिविजुअल के लिए भी सर, बड़ा कंपनी होने का जरूरत नहीं है। आपका टैक्स का प्रोविजन कभी भी लॉन्ग टर्म हो सकता है, सोच कर देखिए, जल्द से जल्द पे करना है। 3 महीना का तो मोहलत दिया है लोग इंडिविजुअल को, और 6 महीना का कंपनी को लास्ट डेट है। लास्ट डेट मतलब ये नहीं कि लास्ट डेट पे ही करेंगे। इफ फाइल सबमिशन इज 30th, डू नॉट सबमिट ऑन 30th, दैट इज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। 29th को स्टार्ट करेंगे। हाँ, पर यहां पे वो नहीं कर सकते हैं आप, चलेगा? लाइबिलिटीज में ये आता है, करंट एसेट को याद करने का तरीका कुछ ऐसा स्पेशल तो है नहीं, CIT CSO। CIT CSO पहला आ जाता है करंट इन्वेस्टमेंट्स। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट सर, बुक्स में इसका नाम रखा है ये लोग मार्केटेबल सिक्योरिटीज, है ना? आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या विद इन 1 मंथ का फ्यूचर ऑप्शन लेके रखे कि बेच देंगे 1 महीना 1.5-2 महीना में, डेरिवेटिव्स में डील करते हैं, तो करंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में जाएगा। ये हमने रखा नहीं रखा है, सालों साल चलेगा, ये हमने किया ही सट्टाबाजी है कि आज खरीदे कल परसों बेच देंगे या 1-2 महीना में बेच देंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्लियर? इन्वेंट्री, बचपन याद करके बताएंगे इन्वेंट्री कितना प्रकार का होता था? रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश्ड गुड्स, तीनों इन्वेंट्री में जाएगा। रॉ मटेरियल क्या हुआ सर? एकदम कच्चा। WIP आधा अधूरा। फिनिश गुड शोरूम में बैठा हुआ है, अनसोल्ड। अग्रीड? गैस करिए, ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या जाएगा? डेटर एंड BR आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन। थोड़ा देर चला रहे सर। ट्रेड या ट्रेड पेबल था ना मैम, क्रेडिटर BP, यहां पर डेटर BR, पर याद रखिए लेस PBD करके। PBD याद है? बचपन में भी लेस होता था 11 में। बोल रहा है ये इसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मत लिख देना, डेट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट को डेटर से लेस करके बताना। नेट डेटर्स चलेगा? डेटर से लेस होता है सर। नेक्स्ट आता है आपका कैश एंड बैंक। फिर आता है आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। छोटा मोटा लोन दिए हैं सर, आप सब एसेट है सर, दिए हैं विद इन 1 ईयर। जनरली इंप्लॉय को देते हैं, वो घर वार लेना है, गाड़ी वाड़ी लेना है, वो शादी कर रहा है, एडवांस ऑन सैलरी,
है ना, छोटा मोटा लोन, विद इन 1 ईयर रिकवर होगा। बच्चा बोलता है लोन है पर एडवांस है सर। प्रीपेड एक्सपेंसेस अदर करंट एसेट में जाता है। बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं सर आप। प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस में अंतर क्या है बोल पाएंगे? एडवांस एक प्रॉपर लोन है जिसपे ब्याज कमाएंगे आप। प्रीपेड एक्सपेंस एक खर्चा है जिसका अमाउंट आपको जीवन में नहीं आएगा। अग्री करिए वसुंधरा, हैव यू एवर प्रीपेड समथिंग ऑन योर व्हाट टाइम जोन कार्ड? हैव यू एवर बीन टू टाइम जोन? नहीं। एनीबडी इज बीन टू टाइम जोन? मैम, हैव यू एवर गॉट द चांस टू रिकवर इट? सपोज बाय चांस आप एक्स्ट्रा भरा लेते हैं, कैन यू गो एंड से अरे मेरा पैसा वापस करो? बोलेगा आके खेल ले भाई। कोई भी चीज आप प्रीपेड करवाते हैं मैम, मोबाइल फोन रिचार्ज, सोचिए आप यूज नहीं करते हैं, 350 का रिचार्ज करा के कॉल नहीं करते हैं, आप एयरटेल का ऑफिस जाइए और बोलिए देखो मेरा 350 पड़ा है प्लीज कैश वापस कर दो, तो वो धक्का मार के निकाल देगा। बोले सर यूज कर लीजिए। ट्रू फॉल्स? प्रीपेड एक्सपेंस एक मात्र ऐसा एक्सपेंस है ना जो कभी पैसा वापस नहीं आएगा। द ओनली बेनिफिट दैट यू विल गेट वुड बी द सर्विस, है ना। जैसे हर्षिता बोलती है भैया ये लीजिए नेक्स्ट मंथ का भी फीस अभी ले लीजिए, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू बी रिकवरिंग हर रिपेइंग हर मनी बैक। आई विल से आप पढ़ लो 1 महीना, है ना। दैट इज व्हाट प्रीपेड इज। मैं 2 महीना लिया हूं ना आपसे एक साथ, तो आपका एसेट ही हुआ ना फिलहाल के लिए। सो आई वोंट बी गिविंग बैक दैट मनी टू यू। व्हाट इज द बेनिफिट दैट यू विल गेट? द सर्विस। सो मैं बोल रहा हूं कि देखो डायरेक्टली मैं चाहता ना डायरेक्टली सम चार्ट करता करंट एसेट करंट लायबिलिटी, पर क्या है यहाँ करंट एसेट के नाम बदल गए हैं, करंट लायबिलिटी के नाम बदल गए हैं। इन सबको मिला के करंट लायबिलिटी, इन सबको मिला के करंट एसेट। पहला रेशियो इज कॉल्ड करंट रेशियो। बे इसका मतलब क्या है ना। जब देखिए हम क्या करते हैं ना अपने जीवन में जितना भी कोशिश हो पढ़ाते जो है उसको अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। तो आई रिमेंबर व्हेन आई हैड मूव्ड आउट एंड आई वॉज मेंटेनिंग माई ओन हाउस होल्ड, तो मेरे और मेरी वाइफ का एक डिस्कशन था कि घर में कैश कितना होना चाहिए। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चन। नंबर 1, एक तो आप सेफ्टी इश्यूज और ये सब बोलेंगे, और दूसरा एक होता है मैम घर पे कैश पड़ा पड़ा वेस्ट हो रहा है। अगर सपोज जैसे आपका बिजनेस बहुत कैश रिच है, मतलब कैश बहुत अच्छा खासा इनफ्लो आउटफ्लो होता रहता है उसका, तो तिजोरी में रखना ना कहीं हमको लगता है बेवकूफ़ी है। क्यों बोलिए? वो पड़े पड़े वेस्ट होता है, वो हो सकता है ब्याज आ सकता था बैंक ही में सही 3% के हिसाब से ही सही, आपको नहीं करना है इन्वेस्ट, लिक्विडिटी हैम्पर नहीं करना है, पर घर में पड़े पड़े थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो आई रिमेंबर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन। हम भी मतलब पहली बार जीवन में घर चला रहे थे, तो आई रिमेंबर माई वाइफ आस्किंग मी यार कितना कैश सही है। तो आई आस्क्ड हर वन क्वेश्चन बिकॉज शी लुक्स आफ्टर द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग। वॉट एवर इज द हाउस होल्ड एक्सपेंस, थिंक अबाउट इट इन योर हेड, डबल इट, उतना होना चाहिए, है ना। माने घर का लगभग आइडिया होगा आपको कि क्या खर्चा, अमाउंट नहीं पूछ रहे हैं, मेड का सैलरी देना होता है ना, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, आपकी ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, सैलरीज एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ग्रोसरीज एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, वॉट एवर इज योर करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी मतलब अभी की देना है। हमको लगता है घर में कितना प्रोविजन होना चाहिए, आप बताओ? दुगना। 2 बार देना पड़ जाए, 2 बार तक का कुशन है, 1 बार ही देना है ना। हम कंजर्वेटिवली क्या बोल रहे हैं? 2 बार हो जाए, ये खर्चा 2 बार आ जाए, मेड 2 बार सैलरी मांग ले, रेंट 2 बार देना पड़ जाए, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन 2 बार, भैया ग्रीडी होके 2 बार महीना मांग ले, दुगना तक रख लो, डबल रख लो। और क्या प्रोबेबिलिटी कि सारा खर्चा ही डबल होगा? हम बोल रहे हैं तो भी डबल कर लो, उतना कैश होना चाहिए। तो लोग बोल रहे हैं करंट रेशियो रेफर्स टू करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी, और इसका आइडियल रेशियो, आइडियल मतलब समझते हैं, ऐसा है नहीं, होना चाहिए 2:1। क्या था करंट एसेट जुगल? बिना देख के सर, CIT CSO हेल्प करते हैं हम तुम्हारा। सी का कौन सा पहला वाला? करंट इन्वेस्टमेंट, आई इन्वेंट्री, टी डेटर भी आया जिसमें आ जाता है, सी कैश एंड बैंक, एस
एंड एडवांसेस दिए हैं हम लोग। अदर करेंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन रिसीवेबल, बचपन में जो किए हैं आप। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है? एस्टॉस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, हाँ बोरोइंग पहले, उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह ये सब, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर बीपी। अदर करेंट लाइबिलिटी जो बचपन वाला, और नया क्लास 12 वाला वो तो प्रोविजन। अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर एक तो क्लास 12 वाला कॉल्स इन एडवांस, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बड़का आइटम प्रोविजन फॉर टैक्स। बोले ना एक बार अश्विन कॉमन सेंस लगा, एक तो रटने का तरीका है। हमको लगता है रेशियो एनालिसिस को इतना प्यार से पढ़ाना चाहिए बच्चा को। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि क्लास 12 के बाद बच्चा कुछ ना भी करे, स्टॉक मार्केट में तो शायद घुस ही जाता है और एक कंपनी की बैलेंस शीट को एनालाइज कर सकता है, एटलीस्ट ये कर सकता है। खरीदने नहीं बोल रहे हम कि बिजनेस किस प्रकार से चल रहा है, आप एटलीस्ट वो परफॉर्मेंस जज कर पाए। बोल रहा है करंट एसेट ना, मान ले करंट एसेट 15 लाख है, करंट लाइबिलिटी जो देने का है ना मात्र 1 लाख है वसुंधरा। इसका सिचुएशन कैसा है? बहुत ही ज्यादा बुरा है। ये ट्रू नहीं है मैम, मैं बस बोल रहा हूं ये कैश बहुत आइडल वेस्ट कर रहा है। ये फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग, ऐसा नहीं है कि लोन नहीं मिल रहा है या बुरा है। आई एम जस्ट सेइंग दैट ही इज नॉट मैनेजिंग हिज मनी प्रॉपर्ली। So what he should have done, he should have liquidated his assets and he should have at least bought investments, land and building property and converted those current assets into fixed assets. उसका पैसा पड़े पड़े सड़ रहा है, जिसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। जो वो एक बोला प्रोबेबिलिटी है, पक्का इन्वेंट्री नहीं बिकता होगा। दूसरा मेरा सिचुएशन, डेटर शायद पैसा नहीं दे रहा है। क्यों इतना ज्यादा है? क्या करना है आपको? दुगना अमाउंट रखो अपने पास। इतना हाई का मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता है। 2:1 आइडियल रखा है। लोग बोला इसके कितना रखना चाहिए था? आइडियली ये आइडियल है। लेकिन ये 15 लाख देख, ज्यादा देख के लग रहा है ना यार क्या फाइनेंशियली स्ट्रांग है, पर हमेशा कैश पॉकेट में रखना एक सही डिसीजन नहीं है ना। वी नीड टू डाइवर्सिफाई। सोचिए अब डिमोनेटाइजेशन हो गया, सब 500 का नोट था, गया ना, कहानी खत्म। Even if it was paid tax and everything, the hassle of depositing, remember getting into that line and everything, even everything was legal. But it is an issue, right? बस इन लोगों ने करंट एसेट में एक बहुत अच्छी बात बोली कि इसमें एक चीज आप मत लीजिए, और हमको लगता है बहुत लॉजिकल है, आप खुद ही निकालेंगे इसको। मैम इसमें ना क्या क्या है फिर से बताइए तो। C स्टैंड्स फॉर करंट इन्वेस्टमेंट्स, I स्टैंड्स फॉर इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री के अंदर बहुत सारी टाइप की इन्वेंट्री है। जो ऋषिक ने बोला भैया रॉ मटेरियल, ऋषिक ने, दिवित ने, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस। 2 और इन्वेंट्री के पार्ट्स होते हैं जो आपने अभी तक पढ़े नहीं है, पर हम आपको बताना चाहते हैं। लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। थिंक अबाउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से शांभवी। लूज टूल्स क्या होते हैं? लूज टूल्स हो गया जैसे कंपनी में हैमर, नेल्स, फेविक्विक, ये कोई भी हालत में लिक्विड होंगे कभी। लिक्विड मतलब कैश में कन्वर्ट, बेच पाएंगे इनको आप? स्पेयर पार्ट्स इनका रखा ही क्यों रखा है? क्योंकि ये कभी बेचना नहीं है। अगर ये खराब हो गया तो एक स्पेयर रखना पड़ता है। Will you ever be able to liquidate? Liquidate मतलब convert into cash. Loose tools and spare parts. Do not consider that in current asset. बच्चा गलती से क्या कर देता है जानते हैं? पूरा इन्वेंट्री हटा देता है। नहीं सर,